नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के पहले पेपर जो कि सभी के लिए कॉमन पेपर है, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, इसी में जो कोर्स दे रखा है उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने ये टॉपिक देखा था पर्यावरण से संबंधित। यदि वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान जो है हम देखेंगे। इसी प्रकार फिर केमिस्ट्री, लास्ट में बायोलॉजी, ऐसे ऐसे करके हम प्रश्न देखेंगे। तो आज के जो हम प्रश्न देखेंगे उसमें प्रश्नों की संख्या होगी 34। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे, तो वही लगभग 35 प्रश्न आपके हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रदीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई जो है वो क्या होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका सी वाला ऑप्शन कैंडेला जो है वो सही हो जाएगा। जो प्रदीप्ति तीव्रता है इसका एसआई मात्रक जो है वो कैंडेला जो है वो होता है। और ये जो है आपका, यानी कि जो कैंडेला है ये जो है आपका लैटिन भाषा में कैंडेला जो शब्द है इसका अर्थ होता है कैंडल, यानी कि मोमबत्ती इसका अर्थ होता है। तो एक सामान्य मोमबत्ती आप देखते हैं कैंडल के प्रदीप्ति तीव्रता के समान ही ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए उसको कंपैरिजन जो है से किया जाता है। ध्यान रखिएगा सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि एक फेम्टोमीटर तुल्य है कितने के बराबर होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका 10 की घात 15 मीटर, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक फेम्टोमीटर जो है इतने के बराबर होता है। तीसरा प्रश्न है कि हर्ट्ज जो है वो क्या मापने की यूनिट है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा चाहिए होगा। हर्ट्ज जो है वो क्या मापने की यूनिट है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका तरंगों की आवृत्ति मापने की जो है ये यूनिट है। और जो ये यूनिट है ये आपकी एसआई मात्रक में है। अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली जो एसआई है उसमें तरंगों की आवृत्ति की इकाई जो है वो हर्ट्ज जो है, जिसको हम एच जेड करके लिखते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह होता है। इसे जो है चक्र प्रति सेकंड के रूप में हम परिभाषित करते हैं। इसका जो नामकरण है, यानी कि हर्ट्ज का नामकरण, ये एक व्यक्ति के नाम पर किया गया था और उन व्यक्ति का नाम था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। तो इन्हीं के नाम पर ही ये नाम जो है वो पड़ा था। नाम में भी हर्ट्ज आ रहा है तो उससे भी आप समझ सकते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं कि सूची एक और सूची दो को आपको सम्मिलित करना है। नीचे पूर्व दिए गए हैं और आपको नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो दो ऑप्शन यहाँ है, दो ऑप्शन आगे पेज में। तो भौतिक राशि एक तरफ दे रखी है, एक तरफ इकाई दे रखी है, आपको मिलाना है, बताना है कौन सा सही हो जाएगा। देखिए अगर बल के मात्रक की बात करें तो सभी जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो बी का थर्ड जो है देखिए किसमें, क्या इसमें है क्या इसमें है, तो दोनों में ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो ऐसे ही कट जाएंगे। सी और डी में देखिए तो दोनों में ही है, तो इन दोनों में से आंसर कोई हो सकता है। और देखते हैं इसमें कौन सा हम लगा सकते हैं। तो जैसे आवेग जो है इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकंड होता है। ये जो डी वाला है वो सेकंड वाले से मैच करेगा, तो डी का सेकंड देखिए इसमें किसमें, डी वाले ऑप्शन में है, यानी आंसर भी आपका डी वाला ऑप्शन ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 3 1 2। चार का कहने का मतलब है तो त्वरण है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फिर बल है ये 3, कृत कार्य है टन सेकंड, और आवेग जो है वो आपका जूल। लास्ट में यहाँ पर दो गड़बड़ हो गए, क्यों, 4 3 1 2 था शायद। हाँ तो ये तो आपका, क्योंकि जो कार्य होता है ना इसका मात्रक तो जूल होता है, तो ये ऊपर मैंने मैच कर दिया था। आवेग जो है इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होगा। इस टाइप से आपका सही होगा। तो सबसे पहले 4 फिर 3 फिर 1 फिर 2, तो 4 3 1 2 करके ये आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो त्वरण है इसको आपको पता होना चाहिए कि त्वरण किसी भी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन होता है। त्वरण की डेफिनेशन। अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर भी सूची दे रखी है, एक तरफ इकाई है एक तरफ प्राचल करके लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है और चार ऑप्शन को मिलाकर बताना है कौन सा जो है वो सही होगा।
बात करते हैं चलिए मिलान की, किससे कौन सा मैच करेगा। तो जो शक्ति है, इधर प्राचल में लिखा हुआ है सबसे नीचे शक्ति, ये चौथा वाला हम पावर कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, और इसको हम वॉट भी कहते हैं। तो ए वाला जो है ये चौथे वाले से जो है वो मैच करेगा। अब ए का 4 वाला देखिए केवल और केवल सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, बस सी वाला ऑप्शन ही जो है वो सही हो जाएगा। अब इसमें और भी देख लेते हैं, जैसे पहले का चौथे से मैच करेगा, तो नॉट जो है इसकी बात करें तो थर्ड से मैच करेगा। ये जो नॉट है ये समुद्री जहाज की गति जो है इससे संबंधित हो जाएगा, क्योंकि समुद्री जहाज की गति मापने की जो इकाई होती है उसे हम नॉट कहते हैं। नौ संचालन में जो प्रयुक्त दूरी होती है उसे हम नॉटिकल मील कहते हैं। तो जो सी वाला है ये सेकंड वाले से मैच करेगा। नॉटिकल मील किसे कहते हैं, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को। और सबसे आखिरी जो कैलोरी है, कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई होती है, तो ये जो डी वाला ये पहले वाले से मैच करेगा। इस प्रकार से आपका सही क्रम होगा 4 3 2 1। देखिए कैलोरी आप सभी को पता है ऊष्मा से संबंधित है, वॉट भी शक्ति का पता होगा। नॉट और नॉटिकल मील ये दो ध्यान रखिएगा। नॉट जो है आपका समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है, और नॉटिकल मील जो है वो नौ संचालन जो है उसमें प्रयुक्त जो दूरी होती है उसको हम इसी में नापते हैं, नॉटिकल मील में। अगला देखते हैं कि एक माइक्रोन जो है वो बराबर है कितने के बराबर है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका सी वाला ऑप्शन 1/1000 मिलीलीटर जो है आपका सही हो जाएगा। इसी को दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो एक माइक्रोन जो है उसमें 10⁻⁻⁶ मीटर जो है आपका होता है। और जब इसी को हम मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, 10⁻⁻⁶ और मल्टीप्लाइड में 10⁻3, तब आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, मिलीमीटर। और इसी को यानी इधर 10⁻⁻⁶ है, इधर 10⁻+3 है, तो ये जब आप इस बटे वाले फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, जो कि प्रश्न में पूछा गया था 1/1000 मिलीमीटर, इस प्रकार से आपका आएगा। क्योंकि ऑप्शन में कई बार घातांक में भी करके जो है वो दे दिया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा का मान जो है वो होता है कितना होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और याद भी नहीं अगर आप इसको, तो कैसे समझ सकते हैं, इस चीज को समझिए। जैसे कि 1 किलोवाट अलग है, घंटा अलग है। 1 किलोवाट जो है इसमें 1000 जूल प्रति सेकंड आपके होते हैं। घंटा जो है इसमें आप जानते हैं घंटे में 3600 सेकंड जो है वो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब 1000 जूल प्रति सेकंड में जितने 3 जीरो लगे हुए हैं और 3600 में 2 जीरो लगे हुए हैं, तो 3 और 2 कितने हुए, 5 जीरो हुए, यानी 10⁻5 जो है इसको हम जूल अलग कर लेते हैं, क्योंकि जीरो जीरो जो है वो अलग हो जाएंगे और बाकी जो बचेगा वो 36 बचेगा। तो आपका कुछ इस प्रकार से होगा, 36 गुणे 10⁻5 और आपका जूल। इसी को ही जब आप सॉल्व करेंगे तो 36 ये और ये 2 जीरो, ये 3 जीरो, 3 2 5, यानी कि 10⁻5 जूल। पर प्रश्न में देखिए तो दशमलव में है, तो क्या आप कर सकते हैं कि जो घातांक है इसको एक बढ़ा दीजिए, तो जाहिर सी बात है एक इधर दशमलव लग जाएगा, तो यही आप लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो यहाँ से ये चीज जो है वो आई है। और जो किलोवाट घंटा आप जानते हैं विद्युत की इकाई के रूप में भी जो है वो यूज किया जाता है। जैसे आपके यहाँ वो जो बिजली बिल आता है ना, उसमें लिखा रहता है इतने किलोवाट कनेक्शन है, वो सारी चीजें। 8 प्रश्न है कि डायनेमो परिवर्तित करता है किसको किस में करता है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य जो है वो डायनेमो करता है, और वैद्युत मोटर आपसे पूछा जाता है वो जस्ट इसका अपोजिट करता है।
दोनों ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के जो बल्ब हैं उनमें फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? बहुत ही इजी प्रश्न है क्योंकि बार बार रिपीट होता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका टंगिस्टन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टंगस्टन नामक जो धातु होती है इसका यूज किया जाता है विद्युत बल्ब में रोशनी उत्पन्न करने के लिए। आपने देखा होगा वो सूर्य बल्ब करके आते थे, उसमें वो छोटा सा तार लगा होता जो फ्यूज हो जाता था, तो वहीं आपको टंगिस्टन देखने को मिलेगा। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी, पूछा जो जा सकता है, उसकी बात करते हैं। तो 1781 में इसकी खोज जो है वो टॉर बर्न बर्गमैन ने जो है वो की थी। टॉर बर्न बर्गमैन ने। और प्रकाश इसमें कैसे उत्पन्न होता है, तो विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है ना, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो ये गर्म होता है, और गर्म होकर क्या होता है, प्रकाश देने लगता है। तो इसी को ही हम, यानी कि कोई भी चीज पर्टिकुलर है धातु से गर्म होने के कारण जब प्रकाश उत्सर्जन करती है तो वो घटना क्या कहलाती है, तो उसे हम उद्दीप्ति के नाम से जो है वो जानते हैं। 10वां प्रश्न है कि आपस में जुड़ी दो आवश्यक जो वस्तु हैं उनके बीच विद्युत धारा जो है वो नहीं प्रभावित होती है यदि वे हों। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका समान विभव पर होंगे तो जो है आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओम का नियम लगता है। ओम के नियम के अनुसार जो विभव होता है V और जो धारा होती है I, इसके जो है वो समानुपात होता है V बराबर आई आर। तो यदि और स्पष्ट करेंगे तो धारा क्या होगी, उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहने के लिए विभवांतर की स्थिति होनी चाहिए, इसलिए आप कहेंगे कि समान विभव की स्थिति में धारा जो है वो नहीं बह सकती। यही आपसे पूछा गया था कि धारा नहीं बह सकती यदि वे हों समान विभव पर। 11 नंबर प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका बिल्कुल सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑर्गन के साथ जो मरकरी वेपर होता है ये सामान्य ट्यूबलाइट्स में उसके अंदर देखने को मिलता है, और ये जो ऑर्गन है ये आपकी एक अक्रिय गैस है। और जो ट्यूबलाइट होती है इसकी जो कांच होती है उसके ट्यूब के अंदर की जो दीवार होती है उस पर कौन सा लेप होता है, तो फास्फर का लेप जो है वो होता है। और ये जो लिखा हुआ है इस चीज को समझिए, ये जो वेपर लिखा हुआ है ये चीज जो है मरकरी वेपर जो है ये वाष्प है आपकी, इस चीज में ना कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि जो मरकरी होता है पारा होता है उसकी वाष्प अंदर जो है वो भरी होती है। 12 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर यूज होते हैं किसको किस में बदलने के लिए? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो है इसमें एक्चुअल में दो कुंडली होती हैं, एक को हम प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है द्वितीय कुंडली जिसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। सेकेंडरी कॉइल, तो जो प्राथमिक कॉइल या प्रत्यावर्ती धारा आप कहेंगे, सीधे सीधे याद रखिए दिमाग में कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो आपकी प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है, और जिससे द्वितीय कुंडली में जो क्या होता है, जो वोल्टेज होता है विभव होता है वो प्रवृत्त होता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो केवल प्रत्यावर्ती धारा की जो स्थिति होती है उसमें कार्य करती है। प्रश्न में जो पूछा गया था प्रयुक्त होते हैं, तो एसी वोल्टेज जो है उसका उपचयन या अपचयन करने के लिए यूज होते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त जो है वो नहीं है, बताइए। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए, विद्युत शक्ति संचारण के लिए, इलेक्ट्रिक जो टोस्टर होता है उसको गर्म करने के लिए। आंसर की बात करते हैं तो आपका स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए नहीं होती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए जो डीसी धारा होती है यानी कि डायरेक्ट करंट जो होता है वो चाहिए होता है। इसके लिए प्रयुक्त जो चार्जर होता है उसमें रेक्टिफायर होना चाहिए जो कि एसी को डीसी में जो है वो बदल देता है। और जो बैटरी चार्ज की जाती है, बैटरी का जो चार्जर होता है उसमें आपका रेक्टिफायर जो है वो लगा होता है जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो है वो बदल देता है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस काम की वह या डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, आपका पहला ही ऑप्शन संवेग प्रवाह जो है सही हो जाएगा। संवेग प्रवाह काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक
समय में कर सकता है। और संवेग जो होता है वो आपका कोई भी व्यक्ति होता है वो उद्दीपन के द्वारा अनुभव जो है वो करता है। 15 नंबर प्रश्न है कि रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, इसका क्या रीजन होता है? बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो प्रतिबल का विकृति से अनुपात जो होता है वो अधिक होता है। यही रीजन होता है, रबर से स्टील अधिक जो है वो लचीला होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी अधिक गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा या अधिक यांत्रिक ऊर्जा। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो कम गतिज ऊर्जा आपका सही हो जाएगा। कार जो है वो कम गतिज ऊर्जा धारण जो है वो करेगी। 17 नंबर प्रश्न की वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा होता है? टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन या टॉर्नेडो। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो वायु का वेग जो है वो टॉर्नेडो जो है इसमें सबसे ज्यादा होता है। साइक्लोन जो है ये आपका या हरिकेन हो गया या टाइफून हो गया, ये सभी 64 से लेकर के 72 मील प्रति घंटे जो है इनका वेग होता है। यही अगर किलोमीटर में बात करें तो बदल जाता है। अगर बात करें यहाँ पर टॉर्नेडो की तो टॉर्नेडो जो है ये हवाओं की न्यूनतम गति आपकी होती है 110 मील प्रति घंटे। किलोमीटर में आपकी ये अलग हो जाएगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग हो जाएगी। और अधिकतम टॉर्नेडो हवाओं की अधिकतम गति कितनी होती है तो 300 मील प्रति घंटे तक जो है वो हो सकती है। तो यही सबसे ज्यादा जो है अधिक होता है जब आपसे पूछा जाए वायु का वेग। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय जो है वो है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही जो है नष्ट किया जा सकता है। डी वाला आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यही कहता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका रीजन क्या होता है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्थिरता का जो जड़त्व होता है इसी के कारण जो आप बाइक पे बैठे हो, बस में हो, कार में हो, ट्रेन में हो, अचानक से रुकती तो आप जो है वो झुक जाते हैं। रीजन एक्चुअल में ऐसा होता है ना, जैसे आप बैठे हैं तो आपका जो निचला वाला हिस्सा होता है ना वो गाड़ी के साथ संपर्क में होता है, वो गतिमान होता है, गाड़ी के साथ साथ चल रहा है, परंतु जो ऊपरी हिस्सा होता है वो स्थिरता के साथ जड़त्व के कारण क्या है, विरामावस्था में बना है। तो इसी कारण जब ब्रेक लगता है, अचानक से रुकती है तो प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। और जो जड़त्व है वो क्या चीज है, तो आप कहेंगे किसी वस्तु का वो गुण जिसके कारण वस्तु यदि गतिशील है तो गतिशील बनी रहे या गतिशील बना रहना चाहती है, और यदि स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। तो जड़त्व यही जो है वो कहलाता है। जड़त्व का जो नियम है वो किसने दिया था, तो गैलीलियो ने जो है वो दिया था। अगला देखते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र जो है वो कौन सा है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, ये जो है वो सही हो जाएगा। और ये एक्चुअल में रटना नहीं होता है, ये आपका गति का पहला समीकरण होता है। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण होता है। अब यहाँ पर देखिए ए साइड किया गया तो आप क्या कीजिए, ए टी को इधर ले लीजिए, यू को उधर ले जाइए, तो आपका क्या हो जाएगा, ए टी बराबर v माइनस यू। और जो यहाँ पर a है इसको इधर ही रखिए, t को बटे में ले जाइए, तो आपका जो सूत्र है वो यही ऊपर वाला बन जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, ए नहीं टी। और यही देखिए यहाँ पर जो है वो लिखा भी हुआ है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग है। रेडियो, एक्स, प्रकाश या फिर ध्वनि। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आपका ध्वनि तरंगे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, साउंड वेव्स। ये आपकी यांत्रिक तरंगे जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव,
ये इसमें आती हैं। अब आपके मन में ये आएगा कि बाकी जो ऑप्शन है वो किस में आता है, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, तो ये तीनों ही आपकी जो है वो चुंबकीय तरंगों में जो है वो आती हैं। जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कहते हैं। और जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वो भी सामान्यतः दो टाइप की होती हैं, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। और इनकी एक विशेषता ये होती है कि बिना माध्यम के संचारित जो है वो नहीं हो सकती हैं। 22 नंबर प्रश्न है आपका, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका आयन मंडल बिल्कुल सही होगा। इसे हम आइनोस्फीयर कहते हैं। तो दीर्घ रेडियो तरंगे जो है ये यहीं से जो है वो परावर्तित जो है वो होती हैं। और बाकी तो पढ़ते आप जानते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, इस टाइप से वो आपको जो है वो रटी होनी चाहिए। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण जो है वो नहीं कर सकती हैं? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। प्रकाश, ऊष्मा, या फिर ध्वनि, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि ध्वनि जो है वो बिल्कुल सही होगा। ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। शून्य का कहने का मतलब है निर्वात। और यही रीजन भी होता है कि जो चंद्रमा होता है उस पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता है। पूछा बहुत जाता है कि जैसे यहाँ पर अगर बम फोड़ा जाए चंद्रमा पर तो कितने किलोमीटर तक दूर तक आवाज सुनाई देगी। तो जब माध्यम की आवश्यकता है, वहां माध्यम है ही नहीं, निर्वात है, तो वहां सुनाई नहीं देगा, तो ध्वनि आपका हो जाएगा। अगला है कॉस्मिक किरणें जो है वो, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित अनावेशित दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे कि आवेशित कण के अंतर्गत जो है कॉस्मिक किरणें जो है वो आती हैं। और कॉस्मिक जो किरणें होती हैं उनकी भी गति काफी होती है अंतरिक्ष में, लगभग आप कह सकते हैं प्रकाश की गति से ही जो है वो गमन करती हैं। 25 प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर सुरंग जो है अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को जो है हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। साथ ही साथ 10 सेकंड तक का समय भी हम आपको देते हैं, इसमें चलिए सोचिए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ आपका सही हो जाएगा। दो उत्तरोत्तर सुरंग और दो उत्तरोत्तर जो गर्त है उनके बीच की दूरी को जो है वो कहते हैं। इसे हम लेमडा से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ प्रश्न में दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक सुरंग लिखा हुआ है, एक गर्त लिखा हुआ है। सुरंग क्या होता है? जब तरंग जो होती है उसके अग्रभाग अर्थात उठा हुआ भाग हो, तो या इस टाइप का जो बिंदु हो उसको हम कहते हैं सुरंग, यानी उठा हुआ भाग। और तरंग का जो पश्च भाग होता है या दबा हुआ या नीचे की ओर भाग जो होता है उसे हम जो है वो गर्त कहते हैं। तो इस टाइप से ध्यान रखिएगा। अब इस नंबर प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 400 से 700 एनएम आपका सही हो जाएगा। एनएम का मतलब है नैनोमीटर। अगला देखते हैं 27 नंबर, दृश्य प्रकाश का जो दैर्घ्यमान प्रसार होता है वो कितना होता है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, 390 से 780 नैनोमीटर जो है उसके बीच होता है। और जो दृश्य प्रकाश होता है ये आपका विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वो भाग होता है जो कि मानवीय आंख द्वारा जो है वो देखा जा सकता है। और तरंग दैर्ध्य जो है या दैर्घ्यमान प्रसार जो है इसका इतने के इतने के बीच होता है। 28 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? प्रकाश का वेग जो है वो अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, या रॉकेट का? तो रॉकेट और ये में से तो कट जाएगा। इन दोनों में अगर आंसर की बात करें तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा जो है वो होता है, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में कितनी होती है? तो 3.0 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड जो है वो होती है। जबकि ध्वनि का अगर वायु में बात करें, ये जो है यहाँ जो लिखा है मैंने, ये प्रकाश की गति निर्वात में है,
और अगर बात करें ध्वनि की, जो बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो ध्वनि की वायु में गति होती है 332 मीटर प्रति जो है वो सेकेंड। इसी प्रकार प्रकाश का जो वेग है कांच में आपका 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी अलग अलग होता है माध्यम के अकॉर्डिंग। अगला है 29 नंबर प्रश्न कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता कितना होता है। अभी जो मैंने आपको बताया निर्वात, निर्वात ही आपका एक्चुअल में शून्यावकाश है, तो जो वहां आंसर होगा वही यहाँ आंसर होगा। अब बताइए अभी मैंने आपको आंसर क्या बताया, ध्यान से अगर आप सुन रहे होंगे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि शून्यावकाश का मतलब निर्वात आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्वात में जो है ये वेग होता है। अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, कांच, निर्वात, जल या वायु। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए जिस वस्तु या पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो ज्यादा होता है, उसमें प्रकाश की जो गति होती है वो आपकी न्यूनतम होती है। अब यहां पर प्रश्न न्यूनतम ही पूछा गया है, तो आप कहेंगे कांच, निर्वात, जल और वायु में कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज्यादा जो है वो, इन चारों में से कांच का जो अपवर्तनांक होता है ये जो है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए प्रकाश की जो गति होती है होगी वो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग न्यूनतम जो है वो कांच में हो जाएगी। अपवर्तनांक क्या होता है, वो उस पदार्थ में प्रकाश की गति, और निर्वात में प्रकाश की गति को जो है हम कहते हैं, और प्रकाश की जो गति होती है वो अपवर्तनांक के समानुपाती भी जो है आपकी होती है। 31 नंबर प्रश्न है आपका, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय जो है वो लगभग कितना होता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल आपका सी वाला ऑप्शन 8.5 मिनट बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपको अलग अलग भी दिया जाता है, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, इस टाइप से भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना होता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर जो है वो है। 32 नंबर प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, किस में हो सकता है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो गैस और द्रव जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस और द्रव में हो सकता है। देखिए अगर बात करें ऊष्मा संचरण जो है इसकी विधियों की, तो टोटल 3 होती हैं। नाम पता होना चाहिए, बारे में पता होना चाहिए। 3 होती है, नाम मैं बता दे रहा हूँ। पहला होता है आपका जिसे हम कहते हैं संवहन, दूसरा होता है आपका जिसे हम कहते हैं संचालन, और तीसरा होता है आपका विकिरण। तो जो प्रश्न है उसमें संवहन पूछा गया। संवहन की विधि से केवल द्रव या गैस जो है उसमें ऊष्मा स्थानांतरण जो है होती है, इसीलिए आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। जबकि जो ठोस है उनमें ऊष्मा स्थानांतरण जो है वो संचालन विधि से जो है वो होती है। अगला देखते हैं 33 प्रश्न की, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी जो है इसमें एक ही जो है वो होगा। ये हमारा सेकंड, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो प्रश्न होगा वो हम आपसे पूछेंगे। और बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, ये 2 लाइव टाइमिंग है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर -40 डिग्री जो है वो सही होगा। सूत्र मैंने आपको बताया था C/5 बराबर F-32/9, वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस पर बेस्ड भी प्रश्न जो है यानी न्यूमेरिकल बेस्ड भी जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस जो है इस पर सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट के जो तापमापी हैं उनमें मान जो है वो समान ही जो है वो होंगे। आप देख लेते हैं आपके लिए एक प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो जो है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन है ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 98.4 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन है 98.4 डिग्री केल्विन। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसका जो आंसर है आप एबीसीडी के फॉर्म में भी बता सकते हैं, डायरेक्ट जो ऑप्शन है करेक्ट वो भी जो है टाइप करके बता सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर भी और लोगों के साथ कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो कर सके। इससे पहले के प्रश्न आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है जीके और करंट अफेयर नाम से, वहाँ पर इस पेपर 1 के इससे पहले के टॉपिक वाइज प्रश्नों को देख सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज यानी कि साइंस वगैरह के देखने हैं तो उसके लिए भी अलग से प्रैक्टिस करना हो आपको प्रश्नों की, तो वो भी प्लेलिस्ट जो है आपकी बनी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।